ऋचा की आंखों में उच्च वर्ग का इस्पात उतर आया। एक बारगी उसे लगा कि वह भी इस बात में ढल सकती है। गंवार लोग ही रोते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के सपाट चेहरों पर कभी किसी ने देखा है कोई उल्लास अथवा उदासी? यह लौह युग है, यंत्रों और तंत्रों से संचालित। यहाँ भावनाओं का क्या अर्थ? कितने लोग बचे हैं जो जरा जरा सी बात पर उद्वेलित हो जाते हैं, जिनकी भावनाएं छलक उठती हैं। ऋचा अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना चाहती थी, किंतु इस्पात तरल होकर बहने लगता है। कभी कभी तो वह अपने आप को संभाल तक नहीं पाती। मुझे एक बच्चा चाहिए, अपना बच्चा, जीता जागता, जिसे मैं छाती से लगा सकूं, अपना दूध पिला सकूं। ऋचा के इन जज्बाती दौरों से वेद तिलमिला गया था। उसे डर था कि यदि समाज सुरक्षा परिषद को ऋचा के दौरों की भनक भी लग गई तो उनके आवेदन पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगकर रह जाएगा। ऋचा, अपने को संभालो, तुम तो हमारे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दोगी। बच्चे की इजाजत मिलना तो दूर, कहीं हम अपने वैवाहिक जीवन से भी ना हाथ धो बैठे। वेद ने प्लास्टिक का बड़ा सा गुड्डा उसकी गोदी में डालते हुए कहा, मैं क्या बच्चा हूं वेद, जो तुम मुझे इस गुड्डे से बहला रहे हो? गुड्डे को वापस वेद पर फेंकते हुए ऋचा चीखी और बिस्तर में घुसकर उसने लिहाफ से अपने आप को अच्छी तरह लपेट लिया। परेशान और पशेमान वेद उसके सिरहाने आकर बैठ गया। तो तुम ही बताओ ऋचा, हम क्या करें? क्या मेरा मन नहीं चाहता कि मैं पिता बनूं? माँ इतनी बीमार हैं, फिर भी उन्होंने दादी बनने की आशा नहीं छोड़ी है। मैं क्या करूं वेद, मैं बिल्कुल धैर्य नहीं रख पा रही। बेबस ऋचा ने लिहाफ से सिर निकाल कर कहा, तुम तो जानती हो ऋचा कि हमारे जैसे हजारों लोग हैं जिनके आवेदन पत्र कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। कम से कम हमारा आवेदन रद्द नहीं किया गया है, हिम्मत रखो। भरे मन से वेद ने कहा, हालांकि वह जानता था कि समाज सुरक्षा परिषद से उम्मीद करना बेकार था। सुनो ऋचा, अगर तुम एक बड़े IQ वाले से शादी कर लो तो बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें झट इजाजत मिल जाएगी। वेद बड़ी संजीदगी के साथ बोला। वह ऋचा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऋचा के तन बदन में जैसे आग लग गई। वह थोड़ी देर तक चुप बैठी गुस्से से उसे घूरती रही, फिर एकाएक उसकी आंखें चमकने लगी। वेद, क्यों ना हम दोनों किन्हीं ऐसे दो लोगों से शादी कर लें जो टेस्ट पास कर चुके हों। हमारे जैसे सैकड़ों जोड़े होंगे जिनमें से किसी एक में कुछ कमी होगी। बच्चे पैदा करने के बाद हम वापस अपने अपने घर लौट आएंगे। मजे में दो जोड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वह बिस्तर पर खुशी से उछलने लगी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। ऋचा, कुछ तो सोचकर बोला करो। यह संभव है, इस तंत्र से लड़ने का बस यही एक लूप होल है। यू आर मार्वलस वेद। ऋचा वेद को चूमते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि हम एक दूसरे से तलाक लें, फिर अपने लिए एक हाई IQ वाले साथी को ढूंढें, झूठा विवाह रचाएं और फिर समाज सुरक्षा परिषद की इजाजत मिल जाए तो बच्चा पैदा करें, तलाक लें और फिर से शादी करके वापस अपने अपने घरों में लौट आएं। एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, सिंपल। वह बिस्तर पर खड़ी होकर नाचने लगी। वेद ने उसे यूं देखा जैसे वह पागल हो गई थी। तुम्हें लगता है कि सुरक्षा परिषद चुपचाप बैठी तुम्हें यह सब करने देगी? क्यों नहीं? माना कि हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, माँ तक को नहीं। वह अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, यू नो ऋचा, यू आर क्रेजी। हवा में हाथ लहराता वेद उठकर खड़ा हो गया। हाँ, मैं बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम बोलो, हिम्मत है? आंखों में आंखें डालते हुए ऋचा ने वेद से पूछा। उसके चेहरे का एक एक भाव पढ़ा जा सकता था। वह और सुरक्षा परिषद से टक्कर लेगी? 1 मिनट में वे उसे ताड़ जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि हम सच पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे, है ना? तुम ही कह रही थी ना कि हम हार्ड मांस के लोग इस बात के नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आंखें खाली कर लो, चेहरे के भावों को छुपा लो। अब बताओ मैं क्या सोच रही हूँ? ऋचा ने अपने चेहरे को सपाट करते हुए वेद से पूछा। यही कि तुम बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी आंखों में चित्र जल्दी जल्दी पलट रहे हैं। तुम्हारी ये भोली भाली अदा वे झट ताड़ जाएंगे। हम दोनों को ही नहीं, चारों के चारों जेल में बैठे होंगे।
गुस्से में एक बार फिर ऋचा बिस्तर में घुस गई और वेद उसे समझाने लगा कि उसकी योजना व्यावहारिक नहीं थी। ऋचा, हम सब के डीएनए परिषद के पास सुरक्षित हैं। प्रेग्नेंट औरतों पर अधिकारी ढेरों टेस्ट करते हैं। उनके पास आधुनिक तकनीकें हैं। उन्हें साफ पता चल जाएगा कि नवजात बच्चा किस जोड़े का है। वेद, यू आर पैरानॉइड। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कल परिषद के पास जा ही रही हूँ। यदि अधिकारी हमारे आवेदन पत्र पर पुनः विचार करने को राजी नहीं होते तो वादा करो वेद कि हम कल शाम को ही अपनी एक गुप्त वेबसाइट खोल लेंगे। देखना कैसे रातों रात सैकड़ों लाचार जोड़े हमसे आ जुड़ेंगे। इस झगड़े में पड़ने से तो अच्छा है कि हम स्पर्म बैंक की सहायता स्वीकार कर लें। वेद के दिल और दिमाग में एक जोरदार बहस चल रही थी कि ऋचा की इस सनक में उसका साथ दे कि नहीं। तुम भी क्या बात करते हो वेद? तुम ही ने कहा था ना कि स्पर्म से पैदा हुए बच्चे अपने थोड़े ही होंगे, वे गोरे लगेंगे। ऋचा तड़ाक से बोल उठी। आंखों और बालों का रंग, कदकाठी तो हम चुन ही सकते हैं, और वे चाहे मेरे गर्भ में किसी का भी स्पर्म इंजेक्ट कर दें। ऋचा, तुम जानती हो कि 100% ऐसा नहीं होता, और फिर बच्चे में तुम्हारे भी तो जीन्स होंगे। वेद ने उसे समझाने का प्रयत्न किया। इस बात की तुम कोई गारंटी दे सकते हो क्या? ऋचा विवाद की मनोस्थिति में नहीं थी। परिषद चाहती थी कि उनके स्पर्म बैंक का उपयोग अधिक से अधिक हो। अधिकतर एशियन जोड़े स्पर्म प्रेगनेंसी के खिलाफ थे। परिषद ऋचा को मुफ्त में स्पर्म देने के लिए भी तैयार थी, पर तब वेद को लगा था कि जब उसका स्पर्म अच्छा खासा स्वस्थ था तो वे विदेशी स्पर्म क्यों खरीदें। युवक युवतियों को गर्भ निरोधक गोलियां बचपन से ही उपलब्ध थीं, फिर भी उनका प्रयोग आम नहीं था। परिषद ने लोगों के मन में ऐसा डर बिठा दिया था कि जब तक वे बच्चे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध न हो, गर्भ धारण न किया जाए। बहुत सी बीमारियां आज भी लाइलाज थीं। एक्जिमे से ग्रस्त व्यक्ति को कड़ी निगरानी के अंदर इस शर्त पर बच्चा पैदा करने की इजाज़त मिल सकती थी कि इसका पूरा खर्चा वह दंपति खुद उठाएगा, जो केवल पैसे वालों की बस की बात थी, और जिन्हें अन्य कई नियमों का पालन भी करना होगा। पहले गर्भ को गिरवाना होगा और दूसरे गर्भ के दौरान शोधकर्ता की हर आज्ञा का पालन करना होगा। वेद रिसर्च सेंटर में काम करता था, जहां मिश्रित जोड़ों और उनके बच्चों पर रिसर्च की जा रही थी। पाकिस्तानी और अफ्रीकी मूल के जोड़ों पर प्रतिबंध लगाने के नियमों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए आज सुबह एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी वजह से वह ऋचा के साथ परिषद के दफ्तर में जाने में असमर्थ था। सुबह सुबह ऋचा खूब जोर शोर से तैयार हुई। जरी वाली फिरोजी नई कुर्ती, टाइट जीन्स और कानों में चांदी के लंबे लंबे बुंदों से सजी धजी ऋचा परिषद के दफ्तर में बड़ी उम्मीद से बैठी थी, जैसे कि वह अधिकारियों को अपनी स्मार्टनेस और सकारात्मकता से ही रिझा लेगी। सरकार और समाज सुरक्षा परिषद ठीक ही तो चाहती थी कि इस देश के हर व्यक्ति और हर चीज़ को उत्तम, श्रेष्ठ और पूर्ण होना चाहिए। मौसम खुशगवार था, और होता भी क्यों नहीं। बादल और बारिश अब मौसम विभाग के हाथ में जो थे। बारिश का प्रयोजन अधिकतर रात को ही होता था, ताकि लोगों की दिनचर्या में कोई बाधा न आए। कतारों में बनी समरूप क्यारियों में उत्तम श्रेणी के फूल खिले थे। पेड़ों की ऊंचाई, चौड़ाई और सघनता सब एक रूप थी। मजाल था कि एक पेड़ अगले पेड़ से थोड़ा सा ऊंचा हो, या घास का एक दिन का जरा सा सिर उठा ले। मखमली सड़कों पर लगता था जैसे लोग कार में नहीं, उड़न खटोले में सफ़र कर रहे हों। ऋचा के कदम बहकने लगे और अचानक ही वह एक बहुत पुराना गीत गुनगुना उठी। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको। खुद को संयत करती हुई ऋचा परिषद भवन में घुसी तो उसका मूड यकायक बदल गया। जैसे ही वह निर्धारित कियोस्क पर पहुंची, उसने देखा कि एक जोड़ी नीली निर्दयी आंखों से घूर रही थी। ऋचा को लगा कि इस गोरे से कोई आशा रखना बेकार था, किंतु फिर भी वह मुस्कुराती रही। महाशय, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति ने जी तोड़ मेहनत की है। उनका आईक्यू भी अब बढ़कर 5 हो गया है। भोली सी सूरत बनाकर ऋचा अपनी पलकें झपकाती हुई अच्छी अंग्रेजी में बोली। इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसका दिमाग इससे अधिक दबाव नहीं झेल सकता। पार्षद ने अपनी नज़रें फाइल पर गड़ा ली। पर महाशय, उनके व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है और वह बहुत हैंडसम है। फिर मेरा आईक्यू भी तो 7 है। ऋचा को लगा न चाहते हुए भी वह गिड़गिड़ा उठी थी।
आप मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रही हैं। आप मुझे अधिक परेशान करेंगी तो मुझे आपके दस्तावेज पर अविवेकी की मुहर लगानी पड़ेगी। फिर आपको इस इमारत में पांव रखने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पार्षद ने उसे निर्दयता से झड़का। महाशय, क्या कोई सूरत नहीं? भयभीत ऋचा ने एक अंतिम प्रयत्न किया। नहीं, यदि कानून में कोई ढील दी गई तो हम आपको सूचित कर देंगे। ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। ऋचा की आंखें भर आईं। आत्महत्या परामर्श परिषद अगली इमारत में है, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस्पात कवचित पार्षद की शीशे जैसी आंखें ऋचा के पीछे खड़े जोड़े की ओर घूम गईं। ऋचा का समय समाप्त हो गया था। ब्लडी रेसिस्ट, ऋचा ने गाली देकर अपनी भड़ास निकालनी चाहिए, पर उसका सीना जैसे चट्टान हो गया था। उसने जल्दी से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो उसे कुछ राहत मिली। कैसे बेगैरत हो गए हैं ये पार्षद। किसी की भावनाओं से क्या ऐसे खेला जाता है? एक बच्चा पैदा करने के लिए वह भीख मांगती फिर रही है। पैदा उसे करना है, देखभाल उसे करनी है, तो ये कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? आत्महत्या के लिए भी उसे इनकी इजाजत चाहिए। अभी इन सीढ़ियों से गिरकर कोई आत्महत्या कर ले तो क्या कर लेगी परिषद? वेद का जीना हराम कर देगी और क्या। उसके दूर दूर के रिश्तेदारों के दस्तावेजों में यह बात दर्ज कर दी जाएगी कि ऋचा के दिमाग में खलल था और अच्छा ही हुआ कि उसे बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वैसे भी इन ठिगनी और चौड़ी सीढ़ियों से गिरकर किसी की हड्डी भी नहीं टूटेगी। अरे ऋचा, तुम अभी तक इस परिषद के चक्कर लगा रही हो? मीना और उसका पति मनोहर बाहर सीढ़ियों पर ही खड़े थे। 1.5 साल पहले उन्हें एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी गई थी। तो क्या वे एक और बच्चे की तैयारी में हैं? ऋचा ने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कितने भाग्यवान होते हैं। कुछ नहीं मीना, इस बार भी वेद का IQ 5 ही रहा और उन्हें फिर फेल कर दिया गया। 1.5 साल पहले तो परिषद ने मनोहर को 50% अंकों पर ही पास कर दिया था। यू वर लकी, अब औसत बढ़ा दी गई है, ऋचा ने कहा। उन्होंने शायद वेद की चार्मिंग पर्सनैलिटी के नंबर नहीं जोड़े होंगे। खैर, वेद कहाँ है? मीना ने पूछा। सुबह उन्हें दफ्तर में कोई ज़रूरी काम था। कह रहे थे दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर मुझे यहीं मिलेंगे। और तुम यहाँ कैसे? मीना यकायक सिसकने लगी। मनोहर उसे आलिंगन में लेकर चुप कराने लगा। आपको शायद नहीं मालूम, अर्जुन नॉर्मल नहीं हुआ था। पैदा होते ही परिवार परिषद ने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि इतनी सावधानी के बावजूद ऐसा कैसे हुआ। अनजाने में ऋचा ने उनके जख्म हरे कर दिए थे। हे भगवान, ऋचा की आंखों में भी पानी भर आया। इन दोनों के दुख के सामने उसे अपना दुख कहीं बौना लगा। हमने सोचा था कि हम टेस्ट तो पास कर ही चुके हैं, हमें दूसरे बच्चे की इजाज़त के लिए अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब एक अबनॉर्मल बच्चे के माँ बाप होने के नाते हमें ढेर सारे और टेस्ट करवाने होंगे, मनोहर ने बताया। जैसा भी था हमारा अर्जुन, हम पाल लेते। हमें तो वह बिल्कुल अबनॉर्मल नहीं दिखता था। अब तो परिषद हमें बस टाल रही है। मीना फिर सिसक उठी। चलो छोड़ो, हमने वादा किया था कि जो हो गया हम उसकी बाबत नहीं सोचेंगे। सॉरी डार्लिंग। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए मीना और मनोहर दोनों उदास हो उठे। यह लो, वेद भी आ पहुंचे। चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, ऋचा ने बात बदलते हुए कहा। लगता है सदियों बाद मिले हम। कहाँ रहे तुम लोग? मीना और मनोहर को देखकर वेद बड़ा खुश हुआ। ऋचा ने वेद को संक्षेप में उनकी कहानी सुनाई। ये सरकार क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है? आज हम अपनी मर्जी से बच्चे नहीं कर सकते, कल ये कहेंगे हम कब उठें कब बैठें। ये तानाशाही कब तक चलेगी? वेद गुस्से और बेबसी से बोला। वेद जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो तुझे यहीं धर लिया जाएगा, मनोहर ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ ऋचा, सुना है सड़कों पर माइक्रोफोन और कैमरे लगे हैं जो सब देखते सुनते रहते हैं, मीना बोली। ऋचा को याद आया जब उसने वेद के साथ पहली बार चहकते हुए परिवार परिषद भवन में कदम रखा था। उसे विश्वास था कि अधिकारी उन्हें देखते ही फट से बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे देंगे। वेद का मनमोहक और कसरती बदन देखकर लोग उसे ठिठक कर निहारते रह जाते थे। वह स्वयं भी खूबसूरत न सही लेकिन आकर्षक थी और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आती थी। उसे अपने ऊपर गर्व हुआ करता था। परिषद ने उनसे ढेर सारे दस्तावेज मांगे थे। वंशक्रम, शिक्षा, व्यक्तित्व,
जिसमें आईक्यू भी शामिल था। स्वास्थ्य, पेशा, घर, आमदनी, पारिवारिक और सामाजिक संबंध। इन दस्तावेजों को भरते हुए उनकी हालत पतली हो गई थी। पहले टेस्ट में वेद का आईक्यू 3 था। ऋचा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, व्यवसायी वेद को बेहतर आईक्यू के लिए तैयार किया जा सकता था। दूसरे टेस्ट में उसका आईक्यू बढ़कर 5 हो गया था, किंतु इस साल परिषद ने औसत और बढ़ा दी थी। सिर्फ 1 नंबर से वह फेल कर दिया गया था। आईक्यू, पैसा और एक बड़ा सा घर होने के बावजूद लोगों को बच्चा पैदा करने का हक नहीं है, और इन बदसूरत ब्लू ब्लड वालों को कोई रोक टोक नहीं है, मीना ने कहा। इनके लिए तो 20% का कोटा आरक्षित है, मनोहर ने कहा। सुनो, हमारे पीछे रखे हुए इस बड़े से पौधे में क्या तुम्हें तार दिखाई दे रहे हैं? हो सकता है हमारी बातें रिकॉर्ड की जा रही हों। डरी हुई मीना इधर उधर देखते हुए बोली। मीना, तुम तो सचमुच बहुत डरपोक हो। ये क्रिसमस लाइट्स हैं, वैसे भी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उन्हें क्या समझ आएगा? ओह, तो तुम समझते हो कि समाज सुरक्षा परिषद में कोई हिंदी नहीं बोलता? मीना ने हाथ मटकाते हुए पूछा तो एकाएक सब चुप हो गए। वहाँ हमारे लोग भरे पड़े हैं। काम करवाने के लिए तो हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए इन्हें हमारी आईक्यू कम लगती है, ऋचा ने कहा। अच्छा चलो, यहाँ भी कब तक बैठा जा सकता है? लोगों को शक हो सकता है कि इतनी देर से 4 लोग क्या बातें कर रहे हैं, वेद ने कहा। थोड़ी देर तक बस स्टॉप पर बैठकर बातें करते हैं, वेद ने सुझाया। वहाँ तो कैमरे लगे हैं, ऋचा ने उसकी बात काटते हुए कहा। किसी पब में चलें? शोर शराबे में हमारी बातें किसी को सुनाई नहीं देंगी, मनोहर ने कहा और सामने वाले अगली डकलिंग में जाकर बैठ गए। लंच का समय हो रहा है, चलो फिश एंड चिप्स खाते हैं। बियर तो ले नहीं पाएंगे, कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑर्डर करके देखते हैं। मनोहर का मन बियर पीने का था। क्रेडिट कार्ड ने रिफ्यूज़ नहीं किया, लेकिन वेटर ने उन्हें एक स्लिप पकड़ा दी। उन्हें सावधान किया गया था कि वे बियर, फिश और चिप्स इस शर्त पर ले सकते थे कि वे सब 1 घंटा दौड़ लगाएंगे अथवा आधा घंटा तैरेंगे। उन सब ने हस्ताक्षर कर दिए। लोगों की सेहत के मामले में परिषद बहुत कठोर थी। सिगरेट, शराब या मोटापे से ग्रस्त मरीजों को अपने इलाज का पूरा खर्चा खुद उठाना पड़ता था। इसके अलावा ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ से यात्रा करने के लिए भाड़ा भी अधिक देना पड़ता था। भोजन ऑर्डर करके वे बाहर लगे बेंचों पर आ बैठे। उन्हें लगा कि यहाँ बात की जा सकती थी। जब तक उनका दाना पानी आया, आसपास के दफ्तरों से भी लोग लंच के लिए पब में आकर बैठ गए और चर्चा चल पड़ी मिस जेड स्मिथ की, जिसने एक विधवा का ढोंग रचकर काउंसिल के स्पर्म बैंक से एक बड़े वैज्ञानिक हेनरी विलियम्स के स्पर्म से गर्भ धारण कर लिया था। हर तरफ शोर मचा था कि काउंसिल के किसी अधिकारी की सहायता के बिना ऐसा होना संभव नहीं। खैर, जब तक ये बात सामने आई, जेड 5 महीने के गर्भ से थी और उसका गर्भ गिराना खतरे से खाली नहीं था। इस हालत में उसे कोर्ट में खींचना और भी दंगा फसाद खड़ा कर सकता था। एक दूसरा समूह जैक पैटरसन की बात कर रहा था, जिसने शराब में बेहोशी की दवा पिलाकर करोला लाइल से बलात्कार किया था। करोला ने यह बात 6 महीनों तक छिपाई रखी। जब परिषद को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने जैक को हिरासत में ले लिया, किंतु करोला उस पर मुकदमा दायर करने के लिए तैयार न थी। पैदा होते ही करोला के बेटे को परिषद ने अपने कब्जे में ले लिया और एक उदाहरण के तौर पर जैक को रिसर्च सेंटर में कैद कर दिया, ताकि अन्य लोग यह न सोचें कि ऐसी ढील से फायदा उठाया जा सकता था। उफ, इस अत्याचार का अंत कैसे हो? ऋचा बोली। अत्याचार? वे तो समझते हैं कि वे देश की भावी पीढ़ी को परफेक्ट बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम जैसे लोग उनके आड़े आ रहे हैं, मीना ने कहा। उनके मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि 2050 तक न कोई गरीब होगा, न ही बीमार और बेकार। व्हाट अबाउट खुशी? और फिर ज़रूरी तो नहीं कि तमाम हिदायतों के बाद बच्चे खूबसूरत, स्वस्थ और ब्रेनी ही होंगे। क्या गारंटी है? ऋचा ने कहा। जो बच्चे परफेक्ट नहीं होते, जैसे कि हमारा अर्जुन। मीना फिर से सकने लगी। तभी एक हुबर तिश्तरी आई और उनके पैरों के आसपास सफाई करती निकल गई। चुप होकर सबने अपने पांव ऊपर उठा लिए। हो सकता है इस छोटे से हुवर में कैमरा और रिकॉर्डिंग मशीन फिट हो। आपने नोट किया ऋचा जी कि सड़कों पर अब एक भी सफाई कर्मचारी नजर नहीं आता। सारा काम इन रोबोट्स के जरिए हो रहा है, मनोहर बोला। एकाएक बाहर खलबली मच गई। कहीं पास से ही नारों की आवाज़ें सुनकर कई लोग बाहर निकल आए। परिषद भवन के सामने जमघट लगा था।
डाउन विद जॉन नैश। जॉन नैश समाज सुरक्षा परिषद का निदेशक था, जिसने बच्चा पैदा करने और गोद लेने के नियमों को इतना सख्त कर दिया था कि लोग तिलमिला उठे थे। चलिए अब उठते हैं, कहीं किसी को शक हो गया कि हम कोई साजिश रच रहे हैं तो जो थोड़ा मौका मिला है वह भी हाथ से निकल जाएगा, मनोहर बोला। चलो इनके साथ मिलकर हम भी शोर मचाते हैं, कोई तो सुनेगा हमारी आवाज़, ऋचा ने कहा तो बाकी सब अनिश्चित से उसे देखने लगे। अरे छोड़ो यार, ये गोरे तो छूट जाएंगे, हम बेकार में धर लिए जाएंगे, मनोहर बोला। ऋचा तुम्हें पता है ना विद्याधरन पर पुलिस ने कितने अत्याचार किए थे, उसने तो बस वेबसाइट के जरिए ही आवाज़ उठाई थी, मीना ने मनोहर का समर्थन करते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि बिना हमारे कड़े विरोध के कुछ नहीं होगा और इनकी तानाशाही बद से बदतर होती चली जाएगी, ऋचा ने बुझे मन से कहा। ये भारत नहीं है और यहाँ हमारी संख्या केवल 2% है, मनोहर ने सबको सावधान करना चाहा। वही तो, अगर हम इन थोड़े से गोरों का साथ दें तो इस तानाशाही के खिलाफ हम ये जंग जीत सकते हैं, ऋचा अपने को रोक नहीं पा रही थी। एक बार फिर सोच लो, बच्चे के लिए हमारा आवेदन कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, मनोहर ने उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश की। तो तुम्हें अब भी आशा है कि हमारा आवेदन उनकी फाइलों में है? जिस तरह से परिषद के अधिकारी ने आज मुझे सुसाइड केंद्र का पता बताया, मैं तभी जान गई थी कि हमारे आवेदन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो चलो, जिंदगी में अब बचा ही क्या है, मीना ने ऋचा का हाथ पकड़ लिया और वे चल दी। मनोहर और वेद भी उनके पीछे हो लिए। जल्दी ही उनके हाथों में भी झंडे और पोस्टर्स पकड़ा दिए गए। भीड़ की आवाज़ में एक नया जोश लक्षित था। देखते ही देखते पुलिस आ पहुंची। अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे उन्होंने पिचकारियों से प्रतिवादियों पर अश्रु गैस की बौछार कर दी और आंखें मिचमिचाते हुए लोगों को खदेड़कर पुलिस वैन में बिठा दिया गया। जलती हुई आंखों से जब कुछ साफ दिखने लगा तो इन चारों ने पाया कि उनके अलावा सिर्फ एक अफ्रीकन औरत ही थी जिसे गिरफ्तार किया गया था। उसे मुस्कुराते हुए देख वे चारों भी मुस्कुराने लगे।